बोध बिंदु के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम का बुक स्टॉल धनबाद के हीरापुर में लगाए हुए हैं और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे हर जगह का रिस्पांस रहता है उसी तरह मिला जुला रिस्पांस यहाँ भी है। और दोस्तों आज हमारे साथ जो है आप इनको भली भांति पहचानते होंगे, ये है विद्या जी। आइए थोड़ा सा इनसे बातें करती हैं और इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए, अपना परिचय दीजिए आप। सभी को नमस्ते। मेरा नाम विद्या है और मैं बोकारो से हूँ। और आचार्य जी को मैं लगभग 1 साल 8 महीना से गीता सत्रों में इनरोल्ड हूँ और 2 साल से लगभग उनको मैं सुन रही हूँ। आप बुक स्टॉल में हो या फिर कहीं भी बड़ी प्रखर होके बोलते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो और लड़की लोगों ने जो और साथी लोगों ने जो बोलती है कि दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, तो इसका पीछे क्या राज है, आप बताइए हमको। अगर आप मुझे पूछना चाहो आज से 2 साल पहले की बात, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। इवन मैं स्कूल में अच्छी रही हूँ, पढ़ाई वगैरह में मैं अच्छी रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता था ना कि अगर 50 लोग हैं सामने या फिर स्टेज में कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी। मुझे स्टेज फियर था जिसको हम कहते हैं। लेकिन और एक चीज़ होता था कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं भी आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो या फिर कुछ भी खाने जा रहे हो, तो मुझे मतलब मेरे अंदर इतना डर था कि मैं इवन ये नहीं बोल पाती थी कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है और ये मुझे नहीं खाना है। कि अरे ठीक है ना, तुम देख लो तुमको क्या खाना है, अच्छा तुमको ये खाना है तो चलो मैं भी वही खाती हूँ। तो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आचार्य जी को सुनना शुरू किया, मेरे भीतर का डर भागा। और कैसे हुआ कि एक स्टेप हमेशा से होता है ना हमारा कि एक पहला कदम, सर कहते हैं कि पहला कदम उठाना पड़ता है और शायद वो कदम उठाने में ही हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। और जहाँ हम उस कदम को उठा लेते हैं और एक स्टेप चढ़ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सब खत्म होता जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हम डरते क्यों हैं? डरने का क्या कारण है? डरने का सबसे बड़ा ये कारण होता है कि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो यहाँ सामने में बहुत सारे लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं। तो मेरे मन में क्या रहेगा अगर मैं डर रही होंगी तो कि अच्छा मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं इन लोगों को कैसा लगेगा, क्या सोचेगा, अरे लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल के जा रही है। तो ये हमारे मन में धारणा रहती है पहले से कि क्या बोलेंगे। और जब आचार्य जी ने सिखाया कि भाई सत्य के लिए बोल रहे हो आप, तो मैं तो सही चीज़ बोल रही हूँ, तो दुनिया जो भी बोले हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डर गया मेरा और मैं निडरता से काम कर पा रही हूँ, सही चीज़ को सही और गलत को गलत बोल पा रही हूँ, तो कारण यही है कि आचार्य जी को सुन रही हूँ, आचार्य जी के गीता सत्रों में हूँ। सारा जो ऊर्जा है हमारा ना सत्रों से ही आता है। कृष्ण हमें सिखा रहे हैं वहाँ पर कि कैसे हमको सत्य के लिए खड़ा होना है। आपके पास बहुत सारे कारण हैं कि आप झूठ को पकड़ लो। झूठ को हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं, आलस आ जाएगा, लालच आ जाएगा, बेईमानी आ जाएगी, तो झूठ तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे आचार्य जी कहते हैं ना कि सफाई करना जो होता है वो मुश्किल का काम होता है, लेकिन गंदगी हम तुरंत फैला देते हैं। तो यही चीज़ है कि जो भी मतलब सुंदर जीवन अगर मेरा हो रहा है तो कारण सिर्फ आचार्य जी हैं। ये तो दिखता ही है आपके बातों से और आपके व्यवहार से, लेकिन और बहुत सारे जो साथी हैं जो बुक स्टॉल आना चाहते हैं, उनके घर से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि घर वाले मना करते हैं। तो घर वालों को लेके आपकी तरफ से क्या है, ये बताइए। हाँ, घर वालों को लेकर देखिए, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब घर वाले नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को तो वो तो विरोध करेंगे ही, है ना। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो विरोध ना करें? भाई अगर उन्हें समझ सही में आ रहा होता कि आप सही काम पकड़े हो, सही चीज़ पकड़े हो, तो वो तो आपके साथ आते ना। तो फिर ये कोई बात ही नहीं हुआ कि घर वालों का विरोध आ रहा है और हम नहीं आ रहे हैं। आप उनको समझाओ आप सही चीज़ के लिए आ रहे हो, और एक दिन शायद ऐसा आएगा जब उनको समझ आए कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सबसे ऊंचा काम है। आज सरस्वती पूजा है, कोई पूजा कर रहे हैं जाके, और हम सर की किताबों का यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए, इससे ऊंचा काम और क्या हो सकता है। तो विरोध रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, वो हमारे घर से भी है। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि जो काम सही है अगर मैं समझ पा रही हूँ तो हम उसको आगे क्यों ना बढ़ाएं। और सर कहते हैं कि जिनको अभी नहीं मिला है तो उन पर थोड़ा सा करुणा का भाव रखिए,
शायद उन्हें भी अगर और एक चीज़ कहते हैं कि देखो आपके पेरेंट्स आप ही को देख के मतलब वो डिसाइड करेंगे कि ये काम सही है कि नहीं। जब जीवन ऐसा होता था कि जब आचार्य जी को नहीं सुन रहे होते थे बहुत उलझुल काम करते थे। मेरा तो सबसे एक चीज़ मेरी माँ खुद कहती है कि जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं चिढ़ जाती थी, मुझे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, गुस्सा आ जाती थी, एकदम चिढ़ जाती थी। लेकिन वो खुद कहती है कि मैंने पूछा उनसे कि क्या बदलाव आया, तुमको क्या लग रहा है? 1.5 साल से जो हम गीता सत्र में जुड़े हैं तो तुमको क्या लगता है कि क्या बदलाव आया? तो उन्होंने बोला कि तुम चिढ़ती नहीं हो, अब जवाब जो तुम दे रही हो तो उस थोड़ा समझदारी के साथ आता है कि नहीं क्या है, थोड़ा सुनते हैं समझते हैं उसके बाद हम जवाब देते हैं। तो ये बदलाव मेरे घर वालों को भी दिख रहा है। तो जब घर वालों को दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये जो काम कर रही है ये साधारण काम नहीं है और हर कोई नहीं करता है। तो फिर वो अगर 1-2 बार मना भी करें फिर खुद ब खुद समझ आ ही जाता है, क्योंकि उत्कृष्टता मेरे अंदर दिख रही है ना उनको। तो ये बहुत बढ़िया। एक सवाल और, अगर हम पूछें आपका जो लाइफ चल रहा है अभी, इस लाइफ में आचार्य जी का अभी प्रवेश है, लेकिन आचार्य जी के बिना अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप कैसे पाते हैं अभी आप खुद को? आचार्य जी के बिना अगर मैं अपने आप को देख रही होती तो ये चूड़ियाँ मंगलसूत्र सिंदूर हो रहता, शायद 2 बच्चे भी होते साथ में, तो ऐसा जीवन रहता। और अभी फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ और हो सकता था कि आचार्य जी नहीं भी होते तो भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती। लेकिन एक होता है ना कि हम खुद को स्त्री मान लेते हैं बस कि हम लड़की हैं, तो ऐसा तो करना होता है कि आप एक उम्र पार कर गए 25 के 26 के हो गए तो आपको शादी करनी है तो करनी होती है, बच्चे तो करने होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि सही संबंध क्या है, सही रिश्ता क्या है, लेकिन हम बंध जाते हैं। एक साधारण जो लड़की है वो क्या सोचती है कि एक अच्छा सरकारी नौकरी वाला पति मिल जाए, फिर मस्त उसके पैसों पर मैं इधर उधर घूमूंगी। मैं आज भी घूम रही हूँ, लेकिन सही लोगों के साथ, सही संगति के साथ मैं आज घूम रही हूँ, मैं किताबों के साथ घूम रही हूँ। तो शायद अगर आचार्य जी नहीं होते तो मैं कहीं ऐसे ही घूम रही होती, प्रकृति को गंदा कर रही होती, जलवायु परिवर्तन में मैं अपना भागीदारी दे रही होती, तो ये रहता। और शायद मैं इतना बोल्ड होके बोल नहीं पाती। सर को सुनने के बाद मैं ड्राइविंग भी सीख पाई हूँ। और मैंने गीता सत्र से जो सीखा है ना, एक एक चीज़ मैंने उस पर ऑब्जर्व करके देखा। जब मैं इनिशियली ड्राइविंग कर रही थी तो एक फेज ऐसा आता है ना कि मान लो आपको कोई सिखा रहा होता है ड्राइविंग, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आपको खुद स्कूटी लेके निकलना होता है। तो जो मैं भी डर का बात कर रही थी कि वो डर लगता है इनिशियली, पहला स्टेप वही होता है कि मैं अकेली निकल रही हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट डे आप फिर से निकलते हो तो वो डर गायब हो जाता है। तो डर भी, अगर कोई बोलने में हिचक है कि बुक स्टॉल में आ रहे हैं लेकिन शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलिए, जैसा भी हो आप बोलिए, शुरू करिए, क्योंकि आप सच के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ा और आपके लिए क्या कारण हो सकता है? जैसा आपने बताया कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है अभी, तो इसमें आचार्य जी का क्या योगदान रहा आपके लाइफ में? हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जब मैं सत्रों से जुड़ी हुई थी उस टाइम मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसा रहता है, अफवाह फैला हुआ है कि अरे आचार्य प्रशांत तो बहुत पैसा लेता है, लूट रहा है वो, है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी तो मुझे स्कॉलरशिप में मैंने संस्था ने मुझे हेल्प करा कि नहीं, अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप ये गांव की एक लड़की है और अगर थोड़ी सी संस्था मेरी मदद कर देगी तो आज मैं ऐसा जीवन जी पा रही हूँ। हाँ, तो संस्था ये मदद बिल्कुल करती है। तो उस टाइम मुझे स्कॉलरशिप में मुझे गीता सत्रों में एनरोल्ड होने के लिए दिया गया, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और रहा बात की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, तो एक भीतर अब खलता रहता था कि मैं कैसे कुछ काम नहीं कर रही हूँ। उस टाइम मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन वही सर को सुनते हुए ही मेरा ऐसे हो गया, जॉब में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगी ना कि सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी काउंसलर हुई, है ना। मैंने उनको बताया, शी वाज लाइक कि अरे बहुत बढ़िया, तो आप बताओ हम इसको परिवार ना कहें तो किसको परिवार कहें। शायद मेरे पड़ोसी जो होंगे खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन एक कोई लड़की है जो मैं उनको शायद मिली भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ, बस नाम से जानती हूँ, 1-2 बार फ़ोन कॉल पे मेरी बात हुई है, लेकिन वो इतना खुश हो रही है। तो ये हमारा परिवार है और यही सही संबंध है। तो बहुत मदद मिली। और सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकारी नौकरी जो कर रही हूँ तो उसमें
होता है ना कि लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, कि ठीक है अगर हम 2 दिन भी जाएं तो हमको तो सैलरी मिलेगी ही ना, तो क्यों जाना है। तो इस पे मैं बताना चाहूँगी कि शायद पहले मेरा भी मेंटालिटी यही रहता कि हाँ ठीक है 2 दिन काम करके भी मेरी बायोमेट्रिक नहीं लगी है मान लो, तो फिर क्या ज़रूरत है अटेंडेंस का, 2 दिन ड्यूटी करूँगी पूरा 1 महीने की सैलरी उठाऊँगी। लेकिन सत्र को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि अगर ईमानदारी होगी तो हर काम में आप ईमानदार होगे, क्योंकि अगर केंद्र बदलेगा कि केंद्र अगर मेरा ईमानदारी का होगा तो आप हर चीज़ में ईमानदारी करोगे, और अगर केंद्र बेईमान का होगा तो आप हर जगह बेईमानी दिखाओगे। तो मैं बिल्कुल ड्यूटी करती हूँ, मैं हर दिन ड्यूटी करती हूँ, मैं बिल्कुल चाहे मेरा अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो या ना हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। और सर कहते हैं ना कि जो तुम कर रहे हो तुम वही हो। तो अब मैं थैंकफुल हूँ कि मैं ऐसी जगह पे काम भी कर रही हूँ स्वास्थ्य विभाग में, तो फिर काम भी मेरा अच्छा है, तो फिर मुझे मन लग रहा है। और सत्रों के साथ तो मैं और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पा रही हूँ। एक भीड़ है जो आचार्य जी के साथ, लेकिन वो भीड़ यूट्यूब तक ही सीमित रहता है। वो उन लड़कियों को क्या आप कहना चाहेंगे जो यूट्यूब में ही सिर्फ आचार्य प्रशांत को सुनते हैं और उनके सत्रों से अछूता है? हाँ, उन लड़कियों के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा चैनल बहुत सारी महिलाएं विजिट करती है, हमने बहुत सारी महिलाओं का कमेंट्स देखा हुआ है, और मैं मान रही हूँ कि आप बहुत सारे बंधन में होंगे, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, घर वालों का शादी का प्रेशर होगा, या फिर अगर आप किसी ऐसे संबंध में होंगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा होगा कि पति ठीक से ट्रीट नहीं करता है या फिर घर वाले ससुराल वाले ट्रीट नहीं करते हैं, तो हाँ ये सब चीज़ें रहेगा, बंधन तो है ही। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हमारे साथ आप गीता सत्रों में आइए। मैं बता रही हूँ आप वो नहीं रह जाओगे जो अगर आप अभी सत्रों में आते हो तो 3 महीना बाद अगर खुद को देखना चाहोगे, आप बिल्कुल वो नहीं रहोगे। एक नई ऊर्जा आएगी जीवन में, निडरता आएगी, और धीरे धीरे बंधन कटते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे थे पहले आप वैसे ही रह जाओगे। वो हमें आचार्य जी कहते हैं ना कि ये अचानक से आपको समझ आएगा कि अरे ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसे थी ही नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे तो बोलने में डर लगता था, आज तो मैं एकदम बेबाकी के साथ सबके साथ बोल ले रही हूँ। तो ये अचानक ही होगा कि धीरे धीरे वो हमारा केंद्र जो होगा वो बदलता जाएगा और आप निडर होते जाओगे। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और हम महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा होता है ना कि हम बहुत भावुक होती है, क्योंकि प्रकृति हमें वैसा बनाई ही है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल फेज रहता है कि अगर हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं ना तो बंध ही जाते हैं, है ना, कि भावनात्मक रूप से हम बन जाते हैं। फिर शायद अगर हम एनालाइज करें तो हम समझ रहे हैं कि वो रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम बंधे रह जाते हैं क्योंकि भावना इतना ज़्यादा हमें पकड़ के रखता है। तो यहाँ अगर आप गीता सत्रों में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप भावना सिर्फ नहीं हो, है ना, आप एक चेतना हो। तो चेतना को समझ के साथ डिसीजन लेना होता है। तो धीरे धीरे करके वो आपका खुलेगा, फिर आपको खुद समझ आएगा कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ, अगर मैं किसी के प्रति मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि अच्छा लग रहा है बहुत, फिर आपको उस टाइम समझ आएगा कि अरे ये बस भावना है, हॉर्मोन्स है, इसीलिए आपको अच्छा फील हो रहा है। तो धीरे धीरे आप खुद को पकड़ने लग जाओगे उस समय, और जितने भी सारे इस वजह से बंधन पकड़े होंगे वो आपका ख़त्म होने लगेगा और जीवन उत्कृष्टता आएगा ही जीवन में। उसके बाद जो भी आपकी बेड़ियाँ हैं वो कटना शुरू हो जाएगा। ये तो बात था उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में सुन रहे थे और सत्रों से नहीं जुड़े हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सत्रों में भी जुड़े हुए हैं लेकिन ये बुक स्टॉल से अछूते हैं। उनके लिए कोई संदेश आप बताइए। हाँ, तो उनके लिए तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जब इनिशियली हम लोगों ने झारखंड में बुक स्टॉल स्टार्ट किया था तो 2-4 लोगों के कांटेक्ट में ही थे हम लोग। तो ऐसा होता था कि मैं मतलब हम सब ऐसे जो 2-3 साथी थे तो देखते थे कि अरे हाँ कहीं कहीं बुक स्टॉल लग रहा है। बिहार में शुरू हुआ था लगना उस टाइम, तो पोस्ट देखा करते थे उस समय। तो मन नहीं लगता था कि अरे बस सत्र सुन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बस इतना ही होता था। आपने जो सीखा आप वो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। हम यहाँ आके वो काम कर रहे हैं ना कि सर कहते हैं ना पाओ और गाओ। अगर गा नहीं रहे हो मतलब नहीं मिला है,
या फिर मिला भी होगा आपको तो फिर आप बांट नहीं रहे हो, फिर गुरु दक्षिणा कैसे दोगे भाई? आपके गुरु इतना मेहनत कर रहे हैं, एक दिन सत्र नहीं छूट रहा है, आप एक दिन बुक स्टॉल में नहीं आ पा रहे हैं, बताइए कैसे होगा? मतलब हम कैसे नहीं आ पा रहे हैं एक दिन बुक स्टॉल में? क्या सीख रहे हैं हम अपने गुरु से? हमको वो सीखना है और हम अपने लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था का हम बहुत कुछ ऐसा काम कर दे रहे हैं, उनका काम को आगे बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बुक स्टॉल में नहीं आती तो शायद मैं आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पाती, अभी शायद मुझे डर लग रहा होता। तो अगर निडरता आ रही है जीवन में तो कारण ये बुक स्टॉल है। दूसरी बात, ऐसे लोगों की संगति, हम सब सत्रों से जुड़े हुए हैं, वैसे ही लोग आते हैं जो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ नहीं आ रही थी तो किसी और जो सत्रों से नहीं जुड़े हुए तो दोस्तों के साथ कहीं घूम रही होती और शायद वीगन चाय नहीं, दूध वाली चाय पी रही होती, है ना? तो हम यहाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ मतलब मोनोटोनस काम होता है, यहाँ बहुत मौज है दोस्तों, यहाँ आइए बहुत मज़ा आएगा। नहीं है कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी विद्या, जो उसको आपने ट्रेन में भी सुना, रोड में सुना, मॉल के बाहर सुना, हर जगह सुना। हर जगह ये आचार्य जी के युद्ध को लड़ती है और आगे आचार्य जी के काम को आगे बढ़ाती है। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ अभी, सीरियसली मुझे आचार्य जी के लिए मतलब थैंक यू सो मच आचार्य जी। थैंक यू, धन्यवाद।